आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा आधुनिक भारत के इतिहास में हम आज का तीसरा क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है जो यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन भारत में हुआ था। तो उस सीरीज में आज उस जो है सीक्वेंस में आज हमारा तीसरा कंपनी है। ठीक है, तो तीसरे कंपनी ग्रुप में अंग्रेज आए थे। ठीक है, तो जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है तीसरे स्थान पे भारत में व्यापार के दृष्टिकोण से आई थी। ठीक, तो आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी इम्पोर्टेंट होगा हम वही यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, तो अभी जो है यूपी ट्रिपल एस सी का जो मेंस होगा उसमें भी जो जीएस का क्वेश्चन आएगा। और यूपी पीसीएस 2021 के प्री के एग्जाम में भी जीएस आता है। तो हमारा जो यहाँ जो है जीएस का जो हमारा ये जो है क्लास चल रहा है या जो है 3 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो है यूपी पीसीएस प्री के 2021 के लिए और यूपी पीसीएस का आरओ और हाई कोर्ट के आरओ के दृष्टिकोण से यहाँ पे हम जो भी यहाँ जो है शेड्यूल बनाए हैं, जो क्लास का शेड्यूल है हमारा वह जो है इन्हीं तीनों एग्जाम के पर्पज से यहाँ पे हम जो है पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे पूरा जीएस का। तो इस जो है सीक्वेंस में हमारा जो सब्जेक्ट प्रारंभ किए हैं वह है जो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम जो है आधुनिक भारत का इतिहास इस समय पढ़ा रहे हैं। आज का जो हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का जो तीसरा क्लास है इसमें हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं जो है यूरोपीय कंपनियों को भारत में आगमन। ठीक, तो यूरोपीय कंपनियों जो भी यूरोपीय कंपनियां थी जिस सीक्वेंस से भारत में एंट्री की थी व्यापार के लिए हम उन्हीं सीक्वेंस में यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था पुर्तगीज। ठीक, तो पुर्तगीज जो कंपनी थी या पहला कंपनी था भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में जो है यूरोप की प्रथम कंपनी कौन है जो व्यापार के दृष्टिकोण से भारत में आई थी। तो वह पहला पुर्तगीज है। ठीक, दूसरे स्थान पे जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक, तो दूसरे स्थान पे कौन आया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और तीसरे स्थान पे अंग्रेज आए थे। तो पहले क्लास में हम पुर्तगीज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था हमने डिस्कस कर दिया है। और दूसरे क्लास में हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ाए हैं। आज का हमारा जो तीसरा क्लास है, आज हम तीसरे क्लास में अंग्रेजी जो कंपनियां थी, जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे हम उन्हीं को यहाँ पे जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज की क्लास में हम जो है आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आज का हमारा तीसरा क्लास है और तीसरे क्लास में हम अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, 1608 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम व्यापारिक दृष्टिकोण से, ठीक, 1608 में सर्वप्रथम कैप्टन हाकिंस पहला अंग्रेजी आदमी था, अंग्रेजी व्यापारिक जो है आदमी था जो हमारे यहाँ पे व्यापार करने के लिए आया था। ठीक, तो कैप्टन हाकिंस या प्रथम अंग्रेज नागरिक था जो भारत में जो है व्यापार के दृष्टिकोण से आया था। तो एग्जाम में पूछा गया है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से वह कौन अंग्रेज था जो व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रथम बार भारत में आया था। तो ये जो है कैप्टन हाकिंस जो है या प्रथम अंग्रेज था जो 1608 ईस्वी में समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापारिक दृष्टिकोण से सूरत नामक बंदरगाह पर आया था। ठीक, कहाँ आया था पहली बार? कैप्टन हाकिंस जो है पहली बार कहाँ आया था? सूरत नामक सूरत में एक बंदरगाह था, उस बंदरगाह पे या व्यापारिक उद्देश्य से सूरत बंदरगाह पे आया था। ठीक, तो बंदरगाह क्या होते हैं? बंदरगाह वह स्थान होते हैं जहां से जो है व्यापार किया जाता है। ठीक, ये जो है समुद्री जगह होते हैं जहाँ पे जो है किसी भी वस्तु को हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात और आयात।
तो ये जो है ये जो समुद्र में एक जगह होता है जहाँ से जो है व्यापारिक गतिविधियाँ की जाती हैं। ओके, तो सूरत जो है बंदरगाह है, यहीं पे जो है कैप्टन हॉकिंस पहली बार भारत में 1608 ईस्वी में आया था। ओके, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आप मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है ये तो व्यापारिक होगा, ठीक, प्रथम व्यापारिक जो अंग्रेज था वह था कैप्टन हॉकिंस, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह प्रथम जो है अंग्रेज कौन था, न कि व्यापारी, केवल अंग्रेज, वह प्रथम अंग्रेज कौन था जो भारत में आया था एक यात्री के रूप में, ठीक। तो वह जो है कौन मतलब वह कौन अंग्रेज था जो यात्री के रूप में प्रथम बार भारत आया था। तो जो है जॉन मिल्टन हॉल थे, ठीक। तो जॉन मिल्टन हॉल या जो है यात्री के रूप में प्रथम अंग्रेज थे जो भारत में आए थे। ओके, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब किया गया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, ठीक। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा शाही फरमान देकर के 15 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति प्रदान की गई, ठीक। तो जो है जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में किया गया था और इसे जो है 15 वर्षों तक पूर्वी देशों से व्यापार करने की अनुमति प्रदान किया गया था। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस जो है महारानी के समय में हुआ था, ब्रिटेन की किस महारानी के समय में हुआ था? तो एलिजाबेथ प्रथम के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है 1608 ईस्वी में सूरत में एक व्यापारिक कोठी स्थापित की गई, ठीक। सूरत में एक व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। शाही कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए राजा जेम्स प्रथम के पत्र के साथ कैप्टन हॉकिंस को 1608 ईस्वी में भारत भेजा गया। जब जो है अंग्रेजों के द्वारा जब जो है भारत में व्यापार करने के दृष्टिकोण से ये जो है भारत में आए, तो इनको जो है मतलब इनकी आवश्यकता थी कहीं हम एक जगह कोठी बनाए जहाँ पे हम किसी भी वस्तुओं को इकट्ठा करें और वहीं से हम व्यापार का संचालन करें। लेकिन सूरत में जो है इन्होंने जो कोठियाँ स्थापित की, कोठी क्या होती थी? एक प्रकार का गोदाम होता था, ठीक। एक प्रकार की जगह गोदाम होता था जहाँ से जो है व्यापारिक गतिविधियाँ की जाती थी, ठीक। तो 1608 ईस्वी में जो अंग्रेजों के द्वारा सूरत में कोठी की स्थापना की गई थी, यह इनका अस्थायी कोठी नहीं था, केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से बनाए थे। जबकि जो है मुगल शासक के द्वारा इनको अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। जब अंग्रेज भारत में एंट्री किए थे उस समय जो है मुगलों का शासन था और उस समय कौन जो है सम्राट था? तो उस समय जहांगीर थे। तो जहांगीर के समय में ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के दृष्टिकोण से आई थी। ओके, तो 1608 ईस्वी में सूरत में एक व्यापारिक कोठी स्थापित की गई, जबकि यह कोठी अस्थायी नहीं था। क्यों? क्योंकि जो है मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा अनुमति नहीं प्रदान की गई थी। तो ये जो है अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ छोटी मोटी एक कोठियाँ स्थापित की थी। इसके बाद शाही कृपा दृष्टि प्राप्त करने यानी कि मुगलों से आदेश प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के पत्र के साथ कैप्टन हॉकिंस को 1608 ईस्वी में भारत भेजा गया, ठीक। तो कैप्टन हॉकिंस ने 1608 ईस्वी में मुगल सम्राट से मिलने के लिए जेम्स प्रथम के पत्रों के साथ जेम्स प्रथम जो है एक पत्र लिख करके दिए थे, उसी पत्र को लेकर के कैप्टन हॉकिंस के द्वारा जो है जो मुगल सम्राट थे उनके जो है उनके पास गए, ठीक। तो मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने के लिए कैप्टन हॉकिंस ने जेम्स प्रथम के पत्र को लेकर के उनके जो है दरबार में उपस्थित हुए। तो 1609 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में पहुंचा। ये जो कैप्टन हॉकिंस था 1609 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में पहुंचा और कैप्टन हॉकिंस को जो है
तुर्की एवं फारसी भाषा का एक बहुत अच्छा जो है इनको ज्ञान था। ये बहुत अच्छा तुर्की भाषा बोल भी लेते थे, तुर्की और फारसी भाषा को बोलते भी थे और समझते भी थे। ठीक, इसी के द्वारा जब जो है कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में पहुंचा, तो वहां पे जो है जहांगीर से जब वो बात किया तो वह तुर्की और फारसी में बात किया। इससे जो है जहांगीर प्रभावित हुए और उसको जो है 400 मनसब तथा एक जागीर प्रदान किया और इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की। ठीक, तो खान की उपाधि जो है जहांगीर किसको प्रदान किए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस आरओ में भी कि जहांगीर के द्वारा किसको जो है खान की उपाधि दी गई थी। तो आप लोग आंसर देंगे कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा खान की उपाधि प्रदान की, इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक, तो खान की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जहांगीर के द्वारा किस अंग्रेज के जो है खान की उपाधि प्रदान की गई थी। तो खान की उपाधि जो है जहांगीर के द्वारा कैप्टन हॉकिंस को जो है खान की उपाधि प्रदान की गई थी। तो जहांगीर के दरबार में जब यह कैप्टन हॉकिंस जो है जेम्स प्रथम के पत्र के द्वारा पहुंचा और वहां पे उनसे जो है तुर्की एवं फारसी भाषा में बात किया, तो जो है जहांगीर उनसे बहुत प्रसन्न हुए और जहांगीर के द्वारा 400 मनसब प्रदान किया गया और एक जागीर प्रदान किया गया। ओके, आगे अब यहीं से जो है अंग्रेजों की जो है व्यापारिक जो यात्रा थी वह जो है आगे बढ़ने लगी। ओके, 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक आज्ञा पत्र के द्वारा सूरत में अस्थायी रूप से एक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई। अब जो है मुगल शासक भी इन अंग्रेजों को जो है एक अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना करने की अनुमति 1613 ईस्वी में प्रदान किया और ये जो है सूरत में पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई। ओके, तो अंग्रेजों के द्वारा जो है अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना पहली बार सूरत में किया गया था। कब? 1613 ईस्वी में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि जो है अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कब और किस जगह अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की गई। तो वह जो है सूरत में की गई थी। ओके, सूरत में एक जो है अस्थायी कोठी की स्थापना की गई। आगे जो है 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो, अब जो है 1615 ईस्वी में एक दूसरा अंग्रेज जिसका नाम था सर टॉमस रो, यह भी जो है जहांगीर के दरबार में पहुंचा। ठीक, तो 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो के द्वारा जहांगीर के दरबार में कुछ व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से जहांगीर से मिलने ये जो है 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आया। ठीक, और जब सर टॉमस रो जहांगीर से मिलने आया तो जहांगीर से बातचीत करने पे इतना ज़्यादा जहांगीर को अच्छा लगा कि यह जो है 3 वर्ष तक राजदूत के रूप में भारत में रहा और यह जो है अजमेर, मांडू एवं इलाहाबाद ये तीनों जगह पे जो है 3 सालों तक यहाँ पे रहा। ठीक, इसके बाद 3 सालों के बाद यह पुनः वापस गया। लेकिन यह जो जहांगीर से इतना ज़्यादा अच्छा संबंध बना लिया, इतना अच्छा जो है एक दूसरे के विचार मिलने लगे कि ये जहांगीर के द्वारा लगभग बहुत कुछ जो है व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की गई। ओके, आगे जो है 1623 ईस्वी में सूरत, बड़ौच, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, आगरा, अजमेर आदि स्थानों में कोठियां स्थापित की गई। ठीक, तो इसके बाद जो है 1615 में जब सर टॉमस रो आया और जहांगीर से मिला और मिलकर गया, इसके बाद जो है इनकी जो है व्यापारिक गतिविधियां बहुत तेज और आगे बढ़ने लगी। इसी प्रकार से यह 1623 ईस्वी तक ये जो है सूरत, बड़ौच, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, आगरा, अजमेर आदि स्थानों पर कोठियां स्थापित कर ली। ठीक, तो 1623 ईस्वी में लगभग मतलब 5 से 7 जगहों पे अपनी कोठियां स्थापित कर ली। ठीक, तो एक प्रकार से ये जो है इनकी व्यापारिक स्थिति मजबूत होने लगा और ये धीरे धीरे जो है ये व्यापार के अलावा भी अन्य गतिविधियों में भी भारत में संलग्न हुए। जैसे राजनीति में जो है जो सम्राट होते थे, जो बड़े बड़े राजा होते थे, उनके दरबार में उनकी जो है गतिविधियों में भी इन्वॉल्व होने लगे। ठीक, तो इस प्रकार से जो है इनकी जो है साम्राज्यवादी दृष्टिकोण यहाँ से जो है प्रारंभ हो जाती है। जब इनकी मैक्सिमम कोठियाँ स्थापित हो गई और ये व्यापारिक दृष्टिकोण से मजबूत हो गए,
इनके अगेन मतलब इनके अपोजिट जो है कोई कंपनियां और नहीं रही, तो ये जो है धीरे धीरे जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे। ओके, तो 1623 ईस्वी में सूरत, बड़ौज, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा, अजमेर आदि स्थानों पर कोठियां स्थापित की। ओके, आगे जो है 1640 ईस्वी में मद्रास नगर की स्थापना की गई। ठीक, तो मद्रास नगर की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा 1640 ईस्वी में किया गया था। ठीक, मद्रास नगर की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा 1640 ईस्वी में किया गया, और यहीं पे मद्रास में ही एक सुदृढ़ दुर्ग मतलब एक बहुत मजबूत जो है दुर्ग की स्थापना किया गया। क्यों? जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अंग्रेजों के द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत सुदृढ़ दुर्ग की स्थापना मद्रास में किया गया। ठीक, और आगे जो है इसका नाम जो है सेंट जॉर्ज किला रखा गया। इसी मद्रास का जो है आगे नाम सेंट जॉर्ज किला रखा गया। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट जॉर्ज किला किस नगर का नाम रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा? वो जो है मद्रास नगर का। ठीक, तो मद्रास नगर में एक दुर्ग की स्थापना किया और आगे चल के इसका नाम सेंट जॉर्ज किला रखा गया। ओके, नेक्स्ट आगे 1651 में हुगली में कोठी की पश्चिम जो है बंगाल में सर्वप्रथम कोठी जो है 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेजों के द्वारा 1651 में हुगली में जो है कोठी की स्थापना किया गया, और आगे चल करके अन्य स्थानों पर भी अंग्रेजों के द्वारा कोठियां स्थापित की गई, जैसे कासिम बाजार, पटना, राजमहल फैक्ट्री की स्थापना की गई। ठीक, तो हुगली, कासिम बाजार, पटना, राजमहल आदि स्थानों पर बंगाल में फैक्ट्रियां अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया। ओके, आगे जो 1667 ईस्वी में 1667 ईस्वी में औरंगजेब ने 1667 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा बंगाल में व्यापार करने की सुविधा प्रदान की गई। ठीक, तो अब जो है अगला जो है जो जहांगीर के बाद सम्राट शाहजहां बने, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो औरंगजेब के जब जो है मुगल काल का सम्राट था, मुगल का जो सम्राट था मुगल समय का, तो ये जो है औरंगजेब के ही समय में बंगाल में व्यापार करने की अनुमति जो है औरंगजेब ने ही अंग्रेजों को प्रदान किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल में व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करने वाला कौन मुगल सम्राट था? तो वह औरंगजेब था। तो औरंगजेब ने ही 1967 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा प्रदान की गई। 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया। ओके, 1687 से पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत हुआ करता था, लेकिन 1687 में जो है इस मुख्यालय को सूरत से ट्रांसफर करके बंबई कर दिया गया। ओके, 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से ट्रांसफर करके बंबई कर दिया गया। आगे जो है 1690 ईस्वी में जाब चरनाक ने सुल्तानती में एक कुटी स्थापित की। 1690 ईस्वी में जाब चरनाक ने सुल्तानती में एक कोठी स्थापित की। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जाब चरनाक के द्वारा 1690 ईस्वी में कहाँ पे कोठियां स्थापित की गई? या जो है सुल्तानती में या जो है एक कोठी जाब चरनाक के द्वारा स्थापित किया गया। ओके, आगे सूबेदार अजीमुसान ये जो है पश्चिम बंगाल के जो है सूबेदार थे। कौन? अजीमुसान। तो बंगाल के सूबेदार अजीमुसान ने अंग्रेजों को 3 गांव प्रदान किए थे। ठीक, तो सूबेदार अजीमुसान ने अंग्रेजों को 3 गांव प्रदान किए थे, और यही 3 गांव मिलकर के कलकत्ता का निर्माण किया गया। अब हमें देखना है कि कौन कौन से 3 गांव अजीमुसान के द्वारा अंग्रेजों को प्रदान किया गया था। तो ये जो है सूबेदार अजीमुसान ने अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी प्रदान की। पहला था कलकत्ता, सुल्तानती, गोविंदपुर। ठीक, तो सूबेदार अजीमुसान ने अंग्रेजों को 3 गांव
की जमींदारी प्रदान की। जिस पहला गांव था कालिकत्ता, सुल्तानती, गोविंदपुर, ये तीनों को मिला करके कलकत्ता नगर की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा किया गया। जब अंग्रेज तो यहाँ की जमींदारी प्राप्त कर लिए तीनों जो है गांवों की, कलकत्ता, सुल्तानती और गोविंदपुर के, ये तीनों जो है मिल करके आगे जो है कलकत्ता का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा किया गया। ठीक, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग्रेज जो है कलकत्ता का निर्माण किन किन गांवों से मिलाकर बना, तो आप लोग आंसर देंगे कि कलकत्ता, सुल्तानती और गोविंदपुर तीनों गांव मिलकर के कलकत्ता नगर की स्थापना किया गया अंग्रेजों के द्वारा। ओके। विलियम हैमिल्टन आगे जो है आगे चल करके जब मुगल सम्राट जो है फर्रुखसियर हुए थे, आगे चल करके जब मुगल सम्राट फर्रुखसियर हुए थे तो फर्रुखसियर की जो है एक बार तबीयत खराब हो गया, तो उनको फोड़ा हो गया था। तो उनके फोड़े को इलाज करने के लिए एक अंग्रेज जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन था। तो विलियम हैमिल्टन ने जो है विलियम हैमिल्टन एक शल्य चिकित्सक था। ठीक, विलियम हैमिल्टन जो है एक शल्य चिकित्सक था और विलियम हैमिल्टन के द्वारा ही फर्रुखसियर के इलाज किया गया था, इनके रोगों का इलाज किया गया था। और इससे जो है फर्रुखसियर का तबीयत सही हो गया। तो फर्रुखसियर खुश होकर के इन अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में कंपनी को मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। ठीक, तो फर्रुखसियर के द्वारा ही अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की गई थी। ठीक, आगे चल करके यही जो है फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेज जो सिक्के ढालते थे उन सिक्कों को जो है पूरा मुगल क्षेत्र में भी इसको जो है चलाने की अनुमति प्रदान की गई। अब इसके आगे जो है जो अंग्रेज जो है बम्बई में जो सिक्के ढालेंगे वह पूरा मुगल क्षेत्र में उन सिक्कों की मान्यता होगी, वो सिक्के चलेंगे। तो ये जो है फर्रुखसियर के द्वारा दो जो है सुविधाएं अंग्रेजों को प्रदान किया गया था। पहला, मुक्त व्यापार करने की अनुमति फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेजों को प्रदान किया गया और अंग्रेजों के जो सिक्के ढालते थे उनकी जो है मान्यता पूरा मुगल काल में प्रदान की गई, यानी पूरे मुगल क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा ढाले गए सिक्के जो है मान्य होंगे, चलेंगे। ठीक, ये जो है दो सुविधाएं जो है फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को प्रदान किया। अब यहीं से ही अंग्रेज अब धीरे धीरे पूरे भारत में अपने जो है साम्राज्य का विस्तार करेंगे और आगे चल करके भारत को गुलाम बनाएंगे। ठीक, लेकिन अभी क्या है कि अब इसके आगे जो है अब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वर्चस्व यहाँ पे कायम की और अपने क्षेत्र विस्तार करना प्रारंभ किया और व्यापारिक एकाधिकार को भी इन्होंने जो है प्राप्त करने का उद्देश्य रखते हैं। लेकिन अभी जो है इनका एक प्रतिद्वंदी कंपनी जो यूरोप की एक अन्य कंपनी है और इनका एक प्रबल जो है विरोधाभासी है, इनका जो है प्रबल जो है अपोजिट है इनके साइड में। ठीक, तो वो जो है फ्रांसीसी कंपनी है। ठीक, इनकी जो है प्रतिद्वंदी कंपनी अभी एक फ्रांसीसी कंपनी है। तो आगे चल करके जब ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग भारत के कुछ क्षेत्रों पे अपने जो है व्यापारिक एकाधिकार को स्थापित कर लेगी, तो इसके बाद फिर एक अन्य कंपनी जो यूरोप से आएगी उसका नाम है फ्रांसीसी कंपनी। और फ्रांसीसी कंपनी भी यहाँ पे भारत में भी अपने व्यापारिक उद्देश्य से आएगी और अपने व्यापार का विस्तार करेगी। और फ्रांसीसी भी एक मजबूत व्यापारिक स्थिति यहाँ भारत में प्राप्त करेगी। अब क्या होगा कि अंग्रेज भी ऑलरेडी यहाँ जो है अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं और मजबूत हुए भी हैं। लेकिन अब क्या होगा कि फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है व्यापार को लेकर के एक बहुत बड़ा जो है संघर्ष होगा, एक जो है बहुत बड़ा जो है द्वंद्व उत्पन्न होगा, एक संघर्ष होगा। और संघर्ष क्यों होगा? व्यापारिक दृष्टिकोण से। ठीक, अब जो है इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी जो कंपनियां हैं दोनों के बीच में जो युद्ध होगा, इसमें जो जीतेगा वही जो है भारत में अपने साम्राज्य विस्तार करेगा, अपने व्यापारिक साम्राज्य विस्तार क्या करेगा। तो ऑटोमेटिक जो है अंग्रेज की स्थिति ठीक है, ये जो है धीरे धीरे जो है युद्ध करके फ्रांसीसी कंपनियों को जो है कमजोर करेंगे और यहाँ से भारत से इनको जो है यूरोप के लिए भेज देंगे। क्योंकि जो है अपने जो व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना चाहेंगे। और आगे चलकर जब सभी जो है यूरोपीय कंपनियों को अंग्रेजों के द्वारा परास्त कर दिया जाएगा तो ये जो है इनका व्यापार
एकाधिकार, इनका व्यापार पर एकाधिकार हो जाएगा और आगे चल करके ये पूरे भारत में जो है अकेले ही व्यापार करेंगे और व्यापार के बाद फिर राजनीति में एंट्री करेंगे और जो है भारत को गुलाम बनाएंगे, भारत पे राज करेंगे। ठीक, अब हम आगे जो है अगले क्लास में हम बताएंगे कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से भारत में जो है एंट्री करेगी और कहाँ कहाँ पे अपने कोठियों की स्थापना करेगी और किस प्रकार से अपने व्यापारिक एकाधिकार को स्थापित करने का प्रयास करेगी और किस प्रकार से जो है अंग्रेजों से ये व्यापारिक दृष्टिकोण से उनसे आगे निकलने का प्रयास करेगी फ्रांसीसी कंपनी। तो अगले क्लास में हमारा जो होगा वह होगा डेनिश और फ्रांसीसी कंपनी। डेनिश कंपनी को उतना ज़्यादा कुछ रोल है नहीं अपने यहाँ, क्योंकि डेनिश कंपनी जब आई थी केवल 2 जगहों पे ये जो है अपने व्यापार को स्थापित की थी। ठीक, तो डेनिश केवल 2 जगह पे अपने व्यापार को स्थापित की थी और आगे चल करके डेनिश और अंग्रेज कंपनियों के बीच में संघर्ष होता है, जिसमें डेनिश कंपनी को पराजित होता है और यही डेनिश कंपनी पूरे अपने डेनिश कंपनी के द्वारा जो भी भारत में फैक्ट्रियां स्थापित की जाती हैं उन फैक्ट्रियों को अंग्रेजों को बेच करके ये जो है भारत से पलायन कर जाते हैं। ठीक, इसलिए इनका जो विशेष रोल भारत में नहीं रहा है, क्योंकि बहुत कम समय तक भारत में रहे और ये केवल 2 या 3 जगह पे अपनी जो है फैक्ट्रियाँ स्थापित किए थे। आगे चल करके ये अंग्रेजों को अपने फैक्ट्री को बेच करके यहाँ से चले गए थे। अब इनके बाद जो अंग्रेजों का जो सबसे ज़्यादा प्रतिद्वंदी कंपनी है वह है फ्रांसीसी कंपनी। तो आगे जो है अगले क्लास में हम फ्रांसीसी कंपनी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देखकर लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।